हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटिंग का, जो कि है चैप्टर 4 ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो मैं जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। ऑडिट करने से पहले किस किस तरह की प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, अगर हम आजकल के टाइम की या इस एज की बात करें, बिफोर बिगनिंग एनी टास्क, कोई भी टास्क करने से पहले एक प्रॉपर प्रिपरेशन की जाएगी, यानी कि एक प्रॉपर प्लान बनाया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन आगे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता हुआ उस गोल को अचीव करता है। ठीक है, आजकल के टाइम पे जो भी काम होगा वो बिना प्रिपरेशन के नहीं होता। प्रिपरेशन ज़रूरी है, और जब भी अगर वो ढंग से प्रिपेयर होगा उस काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होगा, तो उस वजह से वो क्या कर सकता है, अपनी जितनी भी डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको सक्सेसफुली अचीव कर सकता है। अब इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरह की वेकेशन पर जाता है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, तो वो ये बहुत सारे मैटर्स को ध्यान में रखेगा कि हमें कब जाना है, कैसे जाना है, कितने दिनों के लिए भी जाना है, कितने टाइम तक वो वहाँ पे स्टे करेंगे, किस जगह पर स्टे करेंगे, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं इन सब का कि हमें किस किस तरह से कितने टाइम पीरियड के लिए जाना है। इसी तरह से अगर हम बात कहें हमारी ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग करने से पहले, बिफोर कमेंसिंग ऑडिटिंग, पहले सबसे पहले प्लान बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑडिट प्लान या फिर ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो प्लान है ये प्लान बनाता है ऑडिटर कि उसको किस तरह से ऑडिट करनी है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, in the same manner the auditor should also make some preparation before commencing his audit work, but he is to be depend upon the circumstances in which he was appointed. Before commencing the audit work, the auditor has to clarify certain basic facts, यानी उनको सब कुछ देखना होगा ऑडिटर को, वो सारे के सारे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे ऑडिटिंग से रिलेटेड उन सबको चेक करेगा, उसके बेसिस पर एक प्रॉपर प्लान बनाएगा। फिर जो वो प्रॉपर प्लान बनाया है उसने सारी अरेंजमेंट करेगा उसके लिए। अब अरेंजमेंट कैसे करेगा, वो इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है। ठीक है, वो सारा का सारा जो भी काम होगा वो पहले करेगा, उसके बाद वो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। तो जो भी हम ऑडिटिंग करने से पहले जो प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान, या फिर आप कह सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, हेंस बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट द ऑडिटर शुड एसिमुलेट इंफॉर्मेशन। अब एडिट जो ऑडिट है उसको करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन वो क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। किन किन मैटर से रिलेटेड, वो मैटर्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहला है स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्क असाइन। जब आप ऑडिट वर्क करने जा रहे हैं एज अ ऑडिटर, तो आपको क्या ध्यान रखना है ऑडिट करने से पहले कि स्कोप क्या है ऑडिट का। क्या सिर्फ और सिर्फ एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कुछ पार्ट ही आपने ऑडिट करना है, या पूरी की पूरी कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है। अगर कुछ पार्ट ही करना है तो आप किस तरह से करोगे और अगर पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है तो कैसे करोगे। अगर हम पार्ट की बात कहें तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऑडिटर है वो पूरी डेप्थ में जा सकता है, डेप्थ एग्जामिनेशन कर सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात आ जाए तो वो एकदम से डेप्थ में एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, बिकॉज टाइम पीरियड भी शॉर्ट होता है। तो वो क्या करता है, वो टेस्ट चेकिंग वगैरह या अदर जो भी है फंक्शंस को परफॉर्म करता है, अपने हिसाब से कोई भी टेक्निक को यूज़ कर लेता है। अब यहाँ पर इसका जो स्कोप है वो भी डिपेंड करता है कि जो ऑडिटर है और जो अपॉइंटर है, यानी जिस पर्सन ने उस ऑडिटर को अपॉइंट किया है, उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ और किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की। जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर हम बात कहें इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज स्पेसिफाइड बाय द लॉ। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट का केस है तो उसमें तो लॉ ही स्पेसिफाइड कर देगा, एंड इट कैन ओनली बी इन्हांस्ड बाय अपॉइंटर एंड द ऑडिटर एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। यानी अगर उसका जो स्कोप है, अगर उसका स्कोप बढ़ाना होगा तो जो अपॉइंटर है या ऑडिटर है वो इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस नहीं किया जा सकता उसके स्कोप को। जो भी लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर में या फिर लॉ ने स्पेसिफाइड जो भी किया हुआ है ऑडिट के लिए, तो आप उसके स्कोप को बढ़ा तो सकते हो लेकिन उसको कम नहीं कर सकते। कौन कौन कर सकता है, अपॉइंटर और ऑडिटर।
If the auditor is also entrusted with the work of preparing the trial balance, profit and loss account, etc., then he does such work in the capacity of an accountant and he is entitled to get additional remuneration for the same. मान लो अगर ऑडिटर जो है उसको अपॉइंट भी किया जाता है और अपॉइंट करने के लिए उन्होंने ये भी बोला कि आप जो है ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ आपने प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट तक, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पूरी प्रिपेयर करनी है। तो जो वो ऑडिटर है वो एज एन अकाउंटेंट काम करेगा और उस अकाउंटेंट के काम में उसको एडिशनल रेम्यूनरेशन मिलेगा। यानी उसका ऑडिटर का जो काम है, जो ऑडिट करना है, उसका तो उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, हाई जो फीस वो चार्ज करता है वो मिलेगी, प्लस अकाउंटेंट का अगर वो काम कर रहा है तो उसको एडिशनल रेम्यूनरेशन उसके लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट। Before commencing the audit, the auditor should find out as to what was the objective of the appointer in getting the books of accounts audited. अब ऑडिट करने से पहले क्या बोला था कि वो ऑब्जेक्टिव देखेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या देखेगा कि अपॉइंटर, जिस पर्सन ने उस ऑडिटर को अपॉइंट किया है, उस पर्सन का क्या ऑब्जेक्टिव है उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए। सच इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। व्हेन, अगर कब ज़रूरी है, जब ऑडिट फर्स्ट टाइम वो पर्सन कंडक्ट कर रहा है। जब फर्स्ट टाइम कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उतना नहीं पता, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का या उस अपॉइंटर का जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करा रहा है। लेकिन अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक सेम ही ऑडिटर के द्वारा बार बार जो है ऑडिट कराई जा रही है, यानी एक ही ऑडिटर रख रखा है, वो नंबर ऑफ ईयर से उसी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराए, तो यहाँ पर किसी भी तरह की स्पेशल नीड नहीं है कि ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि उसको पता है, इतने सालों से कर रहा है, उसको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये ऑर्गेनाइजेशन या ये अपॉइंटर क्यों करा रहा है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। तो जो पहले से कर रहा है उस टाइम पर इतनी ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट को जानने की, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको नेसेसरी है, ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर एंड टेक्निकल फीचर्स ऑफ बिजनेस। जब ऑडिट करने से पहले जो ऑडिटर है उसको पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिजनेस का नेचर क्या है, और अदर टेक्निकल डिटेल्स उसको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द गुड्स बीइंग ट्रेडेड, किस तरह के गुड्स को ट्रेड किया जा रहा है, फ्रॉम वेयर आर द गुड्स बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड, कहाँ पर गुड्स को खरीदा जा रहा है और कहाँ पर सोल्ड किया जा रहा है, ठीक है, किधर से ले रहे हैं, किधर बेच रहे हैं, ये सब कुछ उसको डिटेल पता होनी चाहिए। वट आर इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर सोर्सेज, उसके इनकम या एक्सपेंडिचर के क्या सोर्सेज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, एंड इवन organizations in the same line of trade do not function alike, and hence the auditor should have knowledge of all the facts which are specific to the organization. The nature and quantity of such information depends upon the nature of the organization. अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी कलेक्ट करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह से कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर रही है, कहाँ कहाँ से उसको इनकम हो रही है, इन्वेस्टमेंट उसने कहाँ कहाँ कर रखी है, उसके बिजनेस में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ये सारी की सारी जितनी भी बातें हैं नेचर और टेक्निकल फीचर्स जो है बिजनेस के, वो सारे के सारी उस चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ऑडिटर, पूरी कंप्लीट नॉलेज लेगा। उसके बाद है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ऑडिटर जो है उसको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। The auditor should also have the knowledge about accounting system being followed by the organization, since insurance companies, banks, joint stock companies, cinemas, electricity companies, educational institutions and other institutions all employ different methods of accounting. हर एक कोई अपना डिफरेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है। अब डेप्रिसिएशन ही देख लो, डेप्रिसिएशन के अलग अलग डिफरेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से बुक्स मेंटेन करते हैं। तो किस सिस्टम से बुक मेंटेन हो रही है, किस सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन भी पहले वो गैदर करेगा। ऑडिटर शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द वीकनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अडॉप्टेड। उसको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई सिस्टम उन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है तो उस सिस्टम की क्या वीकनेस है, ठीक है।
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, काफ़ी जो भी ऑडिटर को लगता है कि हाँ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसकी भी स्टडी करना जो है ऑडिटर का काम है। ऑडिटर के पास एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट एनी लॉ रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन हुज अकाउंट्स ही इज़ ऑडिटिंग, जिसके अकाउंट वो ऑडिट करा है उसके रिगार्डिंग, यानी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी लॉ के रिगार्डिंग कोई कनेक्ट है, यानी वो किसी लॉ से रिलेटेड है। ही शुड ऑल्सो स्टडी, उसको ये भी पता होना चाहिए, वो ये भी पढ़े कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें वो अब ऑडिटिंग का काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनी के केस की बात कहें तो उसको MOA और AOA पढ़ने चाहिए, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात कहें तो उसको पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब उसने जो है पार्टनरशिप की सारी रेगुलेशंस देख ली, बेसिक रेगुलेशंस देख ली, कंपनी की बेसिक रेगुलेशंस देख ली। अब उसको जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन से की उसके बारे में ढंग से पता चल जाएगा। अब वो क्या कर सकता है, ऑडिटिंग के टाइम पर उसकी डेप्थ नॉलेज तो उसको मिल गई, तो वो आराम से ऑडिटिंग कर सकता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जो ऑडिटर है उसको सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट उसके पास होनी चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन की है, एज वेल एज नंबर ऑफ पीपल हु आर मेंटेनिंग द सेम। और उनको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए, वो एक लिस्ट बना ले कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जा रही हैं और कौन कौन से पर्सन्स बना रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस he should also obtain a list of all legal and important books of records being maintained by the organization। यहाँ पर उसको इसके अलावा ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी लीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही हैं, साथ ही साथ अदर जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, जैसे शेयर होल्डर के रजिस्टर होते हैं, डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर होते हैं, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट्स हैं या ये भी एक बुक्स हैं जो कि रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं जिसके, तो इसकी भी लिस्ट बना लेनी चाहिए ऑडिटर को। नेक्स्ट है ऑडिटर को नेक्स्ट स्टडी करना होगा इंटरनल चेक सिस्टम, यानी बिफोर कमेंसिंग हिज वर्क द ऑडिटर शुड कंडक्ट एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम है उसको देखेगा, डेप्थ में एग्जामिनेशन करेगा उस सिस्टम की कि किस तरह से इंटरनल चेक सिस्टम रन किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटरनल चेक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ऑडिटर को बिल्कुल एंड के टाइम पर बुलाती है, तो अब पूरा जो ईयर है, पूरा पीरियड जो है जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो एग्जामिन कराएगी ऑडिटर के द्वारा, तो पहले से ही ना अपना इंटरनल चेक सिस्टम रखकर चलती है, यानी कि एक पर्सन को अपॉइंट करती हुई चलती है कि अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह वो भी देखता रहे, पूरा ढंग से सिस्टम जो है परफेक्ट बना रहे, तो वो क्या करती है, पूरा का पूरा टोटल काम जो होता है वो बार बार एग्जामिन कराती रहती है। ठीक है, तो वो जो एग्जामिन कराती है उसको हम कहते हैं इंटरनल चेक सिस्टम। क्या जो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फाई है या नहीं है, यानी सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सही इंटरनल सिस्टम को फॉलो कर रही है और किस तरह से फॉलो कर रही है, कोई फॉल्ट तो नहीं है उस सिस्टम में, कहीं उस सिस्टम की वजह से कोई ज़्यादा फ्रॉड्स या एरर्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो भी काम होगा, पूरी जो इस इंटरनल चेक सिस्टम की जो स्टडी होगी कौन करेगा, ऑडिटर करेगा बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स फाइनल अकाउंट्स। जो प्रीवियस ईयर के फाइनल अकाउंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी लास्ट फ्यू ईयर्स के, वो चेक कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख सकता है, बैलेंस शीट को देख सकता है और बाकी अदर रिपोर्ट देख सकता है। जैसे मान लो अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा है तो वो क्या करेगा, पिछली सारी रिपोर्ट्स देख लेगा कि जो भी पर्सन ऑडिट करके गए हैं उन्होंने किस तरह की रिपोर्ट इशू की है। रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी क्लीन और क्वालिफाइड रिपोर्ट और दूसरी होती है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। तो वो ये देखेगा किस तरह की रिपोर्ट उन्होंने इशू की हुई है, क्या पहले वाला सिस्टम क्या था, अब के सिस्टम में क्या है। ठीक है, अगर जैसे हमारी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है तो उसमें किस किस तरह की डिफेक्ट्स वगैरह बताए हुए हैं रिपोर्ट में, ये सब कुछ वो चेक करेगा, उस हिसाब से उसकी भी एक तरीके से लिस्ट बना लेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पीरियड ऑफ ऑडिट। ऑडिटर ये देखेगा कि उसको कितने पीरियड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है।
जो नॉर्मली ऑडिटिंग होती है वो 1 ईयर के लिए होती है, यानी कि जो 1 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हीं को ऑडिट करना होता है। बाकी इसका जो पीरियड है वो लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस। अब जो नेक्स्ट है वो है इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। जब भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन इशू करेगा अपॉइंटर को। किस किस मैटर में, जो बुक्स शुड बी टोटल्ड एंड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स बी प्रिपेयर्ड, इसके रिगार्डिंग कि जो बुक्स हैं वो टोटल हो जानी चाहिए, ट्रायल बैलेंस भी आपके जो है फाइनल अकाउंट्स के ढंग से प्रिपेयर होने चाहिए, आपके पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट्स। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या देगा कि जितने भी वाउचर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो सीरियली यानी सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड होने चाहिए। आपके डेटर्स की लिस्ट और जो क्रेडिटर की लिस्ट है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। डाउटफुल डेट और बैड डेट्स की जो लिस्ट है वो भी प्रिपेयर होने चाहिए। आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस हैं, एक्रूड इनकम्स हैं, इन सब की लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है, ये भी इंस्ट्रक्शन देगा। फिर नेक्स्ट है स्टॉक की लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। किस तरह से मेथड ऑफ वैल्यूएशन जो है अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी स्पेसिफाई होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए कि कंपनी ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उनकी क्या क्या कॉस्ट है वो भी स्पेसिफाई होनी चाहिए। बाकी a list of vouchers relating to transactions and good return by various branches, agents and other related organizations be prepared। जो लिस्ट है वाउचर्स की ट्रांजैक्शन के रिलेशन में वो भी प्रिपेयर होने चाहिए और साथ ही साथ ये भी जो है लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए कि वेरियस ब्रांचेस में कितने एजेंट्स हैं जिन्होंने गुड्स रिटर्न वगैरह किए हैं, रिटर्न का काम कौन कर रहा है, सारी लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। एक कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए परमानेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स जो भी ऑडिटर को एग्जामिन करने हैं उसकी जो लिस्ट है वो भी प्रिपेयर होनी चाहिए। और एक लिस्ट और प्रिपेयर होनी चाहिए जितने भी डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनके नाम और उनके एड्रेस के साथ लिखा हुआ कि उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, इसकी भी एक लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। अब द ऑडिटर गेट्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द अबव मैटर्स फ्रॉम दिस एम्प्लॉयर। जिसने भी ऑडिटर को अपॉइंट किया है, जो एम्प्लॉयर है, उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इस ऑडिट, जब वो ऑडिट का काम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन लेना। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू प्रिपेयर एज ऑडिट मेमोरेंडम नोटबुक, यानी कि अब जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, एक ऑडिट मेमोरेंडम नोटबुक को प्रिपेयर करेगा जिसमें ये सारी जो भी उन्होंने यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, उन सबको रिकॉर्ड करेगा और उसके बेसिस पर क्या करेगा, रिपोर्ट को इशू करेगा बाद में। एक मेजर एडवांटेज है इस नोटबुक का इज डैट द ऑडिटर इज फ्रेड फ्रॉम द न्यूसेंस ऑफ अप्रोचिंग द मैनेजमेंट अगेन एंड अगेन फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो है बार बार वो इन्फॉर्मेशन के लिए भी कॉल कर सकता है और अगर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो वो बुला सकता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको बार बार टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ेगी इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। एन ऑडिटर ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑडिटर जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। हेंस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, पूरा का पूरा काम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, पूरा का पूरा जो काम है वो कुछ स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, अपने वर्क को डिवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ सर्टेन असिस्टेंट्स। हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कुछ सर्टेन असिस्टेंट्स होते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिनका क्या क्या नाम होता है, आर्टिकल क्लर्क्स। ठीक है, ये वो पर्सन्स होते हैं जिनको ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अपना काम देते हैं, अपना काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अमंग दीज असिस्टेंट्स दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड, इन असिस्टेंट में से जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं उनको हम सीनियर्स का नाम देते हैं और दोज हु आर नॉट सो अडेप्ट एंड एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस नहीं है, अडेप्ट नहीं है, उनको हम जूनियर्स का नाम देते हैं। इट इज़ ओनली थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन द सीनियर एंड द जूनियर असिस्टेंट, ये क्या करेगा, इनके बीच में काम डिवाइड कर देगा। एंड उसके बाद जूनियर क्लर्क्स जो है उनको क्या काम करना होता है, वो जो भी उनके सीनियर्स होते हैं, यानी ये जो पर्सन्स है ना, ये जूनियर को ऑर्डर देंगे कि काम को किस तरह से करना है, वो उनकी गाइडेंस में काम करेगा।
देयर आर नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, जैसे उसको नीड पड़ेगी, जिस तरह का काम है उस हिसाब से वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा वर्क को बिटवीन द सीनियर और जूनियर्स असिस्टेंट्स। ठीक है। नॉर्मली मैचिंग ऑफ वाउचर्स दिया जाता है विद द सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स को जो है वाउचर से मैच करो कि सारे वाउचर्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब्सिडरी बुक में हैं या नहीं है। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है कि जो कि वाउचर्स में ना हो, वाउचर ना हो उसका और वो ट्रांजैक्शन करी हुई हो। ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्टिंग ऑफ लेजर, जो लेजर में जितनी भी पोस्टिंग होती है उनको एग्जामिन करने का काम दे सकता है। और एग्जामिनेशन ऑफ टोटल्स एंड बैलेंसेस, बैलेंसेस और टोटल को एग्जामिन करने का यानी उसको चेक करने का काम दे सकता है। ट्रायल बैलेंस को टैली करने का काम दे सकता है। और एक काम किसको असाइन किया जाता है, जूनियर असिस्टेंट्स को। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात कहें या फिर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, या फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये सारा का सारा काम किसको दिया जाएगा, सीनियर असिस्टेंट को। ये जूनियर असिस्टेंट के काम है और ये वाले सारे कौन से काम हैं जो कि सीनियर असिस्टेंट को दिए जाते हैं। दोनों असिस्टेंट काम करते हैं ऑडिटर के अंदर। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द सक्सेस ऑफ द एग्जामिनेशन डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द डिवीजन ऑफ वर्क। जब वर्क डिवाइड हो जाएगा तो सक्सेस ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन एक ही साथ सारे काम को नहीं कर सकता। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के काम ले लेते हैं ऐसी और बाद में क्या करते हैं, इन क्लर्क्स को काम दे देते हैं, जिनके अंदर कौन आते हैं, सीनियर और जूनियर असिस्टेंट। ठीक है। हाउएवर इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सारे के सारे सर्कमस्टांसेस में जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑडिटर की होती है, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट जो है ऑडिटर ही इशू करेगा और उसी के साइन वहाँ पर होंगे। ये जो असिस्टेंट हैं उनके साइन नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर के साइन होते हैं। ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम, अब ऑडिट प्रोग्राम क्या है, फाइनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल द प्रायर इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद जो ऑडिटर है वो एक फॉर्मुलेट करेगा प्लान कि उसको अपना काम किस तरह से करना है। ठीक है। एंड हाउ ही विल गो अबाउट हिज वर्क एंड द डिवीजन ऑफ वर्क अमंग वेरियस पीपल, और किस तरह से किस किस काम को वो अपने जो उनके नीचे जो पीपल्स हैं उनके अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है। आज हम यहाँ तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।